हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें दो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड मीन्स, इन सबके AM, GM एंड HM ये स्टार्ट किया रखा है। तो मैं ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन की 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पर, और आज हम मेन टॉपिक करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, AP। और क्या होता है ये, कोई भी एक सीरीज जिसमें क्या हो, नेक्स्ट टर्म क्या हो, प्रीवियस टर्म से माइनस करने पर एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। कोई टर्म को हम क्या बोलते हैं, TN या AN भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म क्या होती है, A होती है हमारी, और कोई भी टर्म जो इसके अलावा होती है उसको AN टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है, हम ले लेते हैं कोई 3 नंबर्स हैं हमारे पास, A, B, C। ये क्या है, AP में है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर B क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अब आप कहोगे ये अरिथमेटिक मीन ही क्यों होता है, क्योंकि ये 2 नंबर्स के बीच में है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है 2 नंबर्स के बीच में हो तो ही अरिथमेटिक मीन हो, मोर देन 2 नंबर्स भी होंगे, वो भी हम अभी देखेंगे, पर मेनली अभी हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर्स के बीच में जो कोई भी नंबर होगा ऑब्वियसली वो मीन ही होगा, उनका मिडिल वैल्यू होगी, तो उसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। और उसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम और डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर से इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 3 होते हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देते, इस टाइप में होता है। तो कभी भी 3 नंबर्स दिए हो और वो AP में हो तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, ये उसका अरिथमेटिक मीन होता है। तो आप कहीं पर भी इसको कॉमा डाल के लिख लें। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले देखो अरिथमेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम को लेके चल रहे हैं इसलिए अरिथमेटिक बोलेंगे। मीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम नंबर्स के मिडिल की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, नंबर्स के बीच की जो वैल्यू लेके चलेंगे उनको मीन बोलेंगे। तो इसलिए अगर 3 नंबर दिए हो तो उस केस में अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। इसके अलावा अगर मोर देन 3 नंबर्स हो तो उस केस को आप कैसे लिखोगे, A इज इक्वल टू A1, A2, A3 डैश 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 AN और AB, जहाँ पर A और B क्या है हमारे, A और B तो क्या है हमारे नंबर्स है, A और B क्या है हमारे नंबर्स है। और जबकि A1, A2 या ANN ये क्या है हमारे सारे के सारे अरिथमेटिक मीन है। अब आप कहोगे ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन क्यों है, क्योंकि सारे के सारे क्या है 2 नंबर्स के बीच में है, इसलिए ये सारे के सारे क्या अरिथमेटिक मीन होंगे। तो अरिथमेटिक मैं ऑलरेडी बता चुकी, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में सारी चीज़ हम अरिथमेटिक में पढ़ते हैं। और मीन इसलिए क्योंकि ये सारी मिडिल वैल्यूज है 2 नंबर्स के बीच की। ठीक है, 2 नंबर्स के बीच की वैल्यूज है, तो इसलिए सारे के सारे क्या होंगे, मीन होंगे। तो अरिथमेटिक मीन। तो अब इस केस में अगर हमको अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस केस में अगर मैं इसको AP की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या मान सकती हूँ, फर्स्ट नंबर क्या होगा A1 की वैल्यू क्या होती है A प्लस D, A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 2D, और ऐसे करके AN की वैल्यू क्या होती है A प्लस ND, और लास्ट नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे D लिख लो, A प्लस AN प्लस ND या A प्लस ND, A प्लस
एन डी और लास्ट नंबर क्या देगा। इसी सीरीज को, ये वाली जो सीरीज है, अगर इसको हम इसी फॉर्म में लिखे, ए इज इक्वल टू ए होगा। फर्स्ट अगर अरिथमेटिक मीन है तब भी अच्छा है, पर अगर ए पी की फॉर्म में लिखे तब भी ये क्या होगा, ए प्लस डी। सेकेंड नंबर क्या होगा, ए प्लस 2d, ऐसे करके सो ऑन। और ए एन क्या होगा, nth नंबर होगा, ए प्लस एन डी, और लास्ट नंबर क्या दे रखा बी। तो इसलिए यह है तो सारी ए पी ना, ये भी एक ए पी बनेगी। चाहे अरिथमेटिक मीन लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो। और अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, इस वाली सीरीज के साथ, तो हमारा क्या आएगा, ए तो ए के बराबर होगा। ए वन क्या होगा, ए वन होगा हमारा, ए वन होगा हमारा, ए वन होगा ए प्लस डी के बराबर। ऐसे ही अगर हम देखें सीरीज की फॉर्म में, तो ये थर्ड टर्म होगी, जो सेकंड मीन है हमारा, वो क्या होगा, ए प्लस 2d। चाहे आप कैसे भी कंसीडर कर लो। और ऐसे ही अगर ए एन हो तो उस केस में, या ए एन मान लो, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन क्या होगा हमारा, ए प्लस एन डी। इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो डी होगा, एक डी होगा, 2 है तो 2d होगा, ए एन है तो एन डी होगा। ऐसे करके चलेगा सारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आप सबको। और अगर ए के हो तो क्या होगा, ए प्लस के डी। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू हमेशा वही होगी, चाहे 1 हो। और वैसे भी अगर आप मानो तो ये सेकंड टर्म होगी ए पी की, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस डी। ये थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 2d, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1d होता है, 3 माइनस 1 2d होगा। तो चाहिए आप कैसे भी मान लो, तो इस टाइप से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। अब अगर कोई हमसे सभी अरिथमेटिक मीन्स का सम पूछे, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 प्लस an, और जहाँ पर a1 a2 an सारे क्या है, अरिथमेटिक मीन। a फॉर अरिथमेटिक, m फॉर मीन है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इज इक्वल टू, जितने टाइम्स अरिथमेटिक मीन दे रखे हो, अरिथमेटिक मीन कितने टाइम्स दे रखे हैं, n, तो n लिख दिया। और जो फर्स्ट और लास्ट नंबर हो हमारा, फर्स्ट नंबर क्या था a और लास्ट नंबर क्या था b, डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि एक अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या थी, a प्लस b बाई 2, तो वैसे एन अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, एन a प्लस b बाई 2 ये होगी। तो एन अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, एन a प्लस b बाई 2। अगर आप वैसे समझना चाहो तो आप ये मान लो कि एक अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होती है a प्लस b बाई 2, तो अन अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, एन a प्लस b बाई 2, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड प्रॉपर्टी। और इससे पहले वाली जो थी उसको आप लिख लो, उसको आप लिख लो सेकंड, इससे पहले वाली को आप लिख लो 1 सेकंड, और ये एक वाली लिख लो आप थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी मान लो इसको एपी की थर्ड। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमें दो नंबर्स दिए हो तो उनका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस हम d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b माइनस ए n प्लस 1, b माइनस ए लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर अपॉन में n प्लस 1। n क्या है, अरिथमेट नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है, एक ध्यान रखना कि टर्म्स मान के मत चल लेना इसको। और मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ am अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल अरिथमेटिक मीन्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है, और हमने सारी की सारी अब कर ली है। तो अब हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास है कि हमारे पास एक सीरीज है जो कि एपी में है 28 A1 A2 डैश 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 A11, और ये क्या एक एपी सीरीज है। तो हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है सारे के सारे एम की। इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो इंटीजर की फॉर्म में होता है। हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए
अपॉन n+1 हमने अभी अभी किया, तो b क्या है 10, a क्या है 28, n क्या है टोटल 11 है, क्योंकि n क्या है अरिथमेटिक नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स n+1। तो ये हमारा आ गया 10 - 18 अपॉन 12, और ये आ गया 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 -3/2। तो अब आप a1 a2 a2 a3 की वैल्यू निकाल लो। a1 इज इक्वल टू 21 प्लस डी होगा, प्लस डी क्या है -3/2। तो ऑब्वियसली ये तो कभी आएगी नहीं इंटीग्रल वैल्यू, ये तो क्या आएगी इंटीग्रल वैल्यू कभी होगी नहीं है। ऐसी अगर a2 निकालो तो a2 क्या आएगा 28 - 2d, 2 × 3/2, 28 a + 2d होगा ना। तो a की वैल्यू है 28 और d की वैल्यू क्या है -3/2, और टर्म सेकेंड है तो a - 2d हो गया। तो 22 से 2 कट गया और ये वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये क्या होगी, ये भी करेक्ट होगी, ये क्या होगी इंटीग्रल वैल्यू होगी। ऐसी जितने भी और नंबर्स होंगे ना वो सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। इसलिए आप ऐसे करना a2 a4 a6 a8 और a10 इन सभी की वैल्यू निकाल लेना, और ये सारे के सारे इंटीग्रल होंगे, क्योंकि अपॉन में क्या होगा 2 और 2 सभी से कट जाएगा इनमें। तो इस केस में सारे के सारी वैल्यूज क्या होगी इंटीग्रल वैल्यू होगी। इट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगी, या बोल दो डेसिमल की फॉर्म में नहीं आएगी, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं कर रहा, बस वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटीग्रल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप आगे फर्दर इनकी खुद वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इतने सारे मीन्स तो मैंने बता दिए कि अब तक कुछ कम मीन पूछे जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है AP है, तो इसमें सम ऑफ m अरिथमेटिक मीन अपॉन सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पूछी है। तो ये तो बहुत ईजी है। सम ऑफ m अरिथमेटिक मीन क्या होगा m a + b/2, और सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन क्या होगा a + b/2। तो ये आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा m/n। तो बिल्कुल ओरली क्वेश्चन था। अगर आपको m अरिथमेटिक मीन और n अरिथमेटिक मीन का अगर सम पूछा पता होता तो आप डायरेक्ट ही लिख देते हैं m/n ये वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक मेंसुरेशन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तब सबसे पहले हम पढ़ते थोड़ा सा, मैं अभी शॉर्टली बताऊंगी, जब हम मेंसुरेशन करेंगे तो मैं प्रॉपरली बताऊंगी ये क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर होता है ना वो पॉलीगन होता है। फिर इसके बाद रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिस पॉलीगन, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है 2 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल क्या एक 2 डायमेंशनल फिगर है, एक्स और वाई 2 साइड्स ही होते हैं। इसके बाद रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमेशा, हर एक इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होता है हमेशा। 180 डिग्री से लेस देन होगा तो ही वो हमेशा रेगुलर पॉलीगन होएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। तो रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इसका सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन n - 2 × 180 डिग्री होता है, जिसमें n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है जितने भी उस रेगुलर पॉलीगन में है। तो आई होप अब आपको पता चल गया हो ना पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब कोई पूछ ले इंटीरियर एंगल क्या होता है, मैम हमें तो यही नहीं पता। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब जो एंगल अंदर की साइड बनता है, इंटीरियर क्या होता है अंदर की साइड, तो जो एंगल अंदर की साइड बनता है वो इंटीरियर एंगल होता है, उसको आप क्या बोल दो, इंटीरियर एंगल बोल दो। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं।
तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज, क्या दे रखा है, 5 डिग्री दे रखा है। तो इट मीन्स कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस दे रखा है, 5। तो इसका मतलब क्या है, ये डी की वैल्यू तो दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू 5 है डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 5, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री है, ये यहाँ पर भी डिग्री कर लो और यहाँ पर भी डिग्री कर लो, तो ये 5 डिग्री हो गया। और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। और मैंने अभी अभी बताया था रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन्स इंटीरियर एंगल्स सम क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो हमें दे रखा है कि इनकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो हमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पर अगर हम AP की फॉर्म में निकाले, सारे के सारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। अब हम a और d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, n-2 इंटू 2, इस वाले 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री इज इक्वल टू n2 इंटू 120 डिग्री, तो 240 डिग्री प्लस n-1 d 5 डिग्री। और फिर अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-2 इंटू 360 डिग्री 5n, 5 2 जा 24 और ये आ गया 80, n-1 5 कॉमन आ गया, ये यहाँ पे काट देंगे, 72 आ गया। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी n² और -72 और 28 72, हाँ एक ये भी तो हो गया, -25n और -25n प्लस 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा 44, 144 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और अब इसकी स्प्लिटिंग कर लो, स्प्लिटिंग क्या होगी इसकी, n² माइनस n² माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, या तो 9 और यह क्या आ जाएगी 16। तो देखो 16 तो होगी नहीं, क्यों, अगर आप नेक्स्ट पेज पे करो, जब t 16 लोगे तो उस केस में क्या होगा, a प्लस n-1 क्या होगा 15, d की वैल्यू क्या थी 5 डिग्री, तो उस केस में ये एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री ज़्यादा आ जाएगा। और जबकि इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा लेस देन 180 डिग्री होता है, इसलिए ये वाला केस तो हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा। इसके बाद क्या था t9, तो a प्लस 8 प्लस 5, तो ये वाला केस हमारा वैलिड होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, लेस देन क्या है 180 डिग्री है, लेस देन क्या है 180 डिग्री है।
तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा और यही हमारा सही होगा। और ये वाला क्वेश्चन पूछा कब गया हुआ है, इसी लास्ट ईयर ही पूछा गया है। EMRS 2023 में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56 और लास्ट 4 टर्म्स क्या है 112। तो फर्स्ट टर्म अगर 11 हो तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो हम AP क्या मान लेते हैं, AP मान लेते हैं A प्लस D A प्लस 2D सो ऑन। और अगर हम लास्ट से टर्म लिखना स्टार्ट करें तो लास्ट टर्म AN है, तो उससे पहले वाली क्या हो जाएगी A प्लस N-1D और ऐसे करके सो ऑन होता ही रहेगी। तो ठीक है, हमें फर्स्ट 4 टर्म का सम देखना है A प्लस D A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D 56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4A 1 2 3 4 प्लस 6D इज इक्वल टू 56। और A की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है, तो हम D की जब वैल्यू निकालें 56 माइनस 44 अपॉन 4 6 आएगा। सच्ची 6 से डिवाइड करना है ना हमें, यहाँ पर 6D है 6, तो यहाँ पर आएगा 12/6 2 वैल्यू आ जाएगी हमारी D की इस केस में। ठीक है, अब अगर हम सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स देखें तो हम कैसे लिखेंगे A प्लस ND A प्लस N-1D और A प्लस N-2D। ये हमने गलत लिख दिया। अगर A nth टर्म है तो उसको हम क्या लिखेंगे A प्लस N-1D। इसमें भी यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया। जो A nth टर्म होगी वो क्या होगी A प्लस N-1D। तो यहाँ पर भी तो हम यही लिखेंगे ना, हमें टर्म लिखनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे A प्लस N-1D प्लस A प्लस N-2D A प्लस N-3D A प्लस N-4D इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है 112 दे रखा है हमें इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 112 जब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप इस सभी को सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 A तो वैसे भी 4 ही रहेंगे ना क्योंकि टर्म्स ही 4 है, प्लस D सब में कॉमन आ जाएगा। D की हमने वैल्यू रख दी है 2 और N की इतनी वैल्यू हो जाएगी N तो 4 टाइम्स ही होगा 4N और 4 3 7 2 9 1 और एक 10 हो गया इज इक्वल टू 112। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो हम इसमें सारे में रख देंगे। तो ऐसे करके 111 12 माइनस 44 क्योंकि 4A क्या हो गया 4 इंटू 11 44। ऐसे करके आप ये वाला मार्क लगा दो, इससे पता चल जाएगा ये आगे की साइड होगा। 44 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस क्या होगा 10, यही होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 34 प्लस 10 क्या हो गया 44। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू आ जाएगी 11। क्या आ जाएगी 11 वैल्यू आ जाएगी n की। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा इस केस में आपको 11 मिल जाएगा। ये तो मैंने लिखा तो मेरे को इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अगर सोचते ना तब इससे से ये आंसर निकल जाता क्योंकि आपको पता है लास्ट टर्म क्या होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 वर्कर्स आ रहेंगे 150 वर्कर्स है मजदूर है जो एक काम को कर रहे हैं और उनको एक फिक्स्ड एज में काम को ख़त्म करना है। ठीक है, 4 वर्कर मतलब 4 मजदूर क्या हुए दूसरे दिन छोड़ देंगे काम को और नेक्स्ट और फिर थर्ड डे क्या होंगे 4 और वर्कर मतलब 4 मजदूर उस काम को छोड़ देंगे और ऐसे चलता रहेगा। और तो इस कारण क्या होगा 8 ज़्यादा दिन लगेंगे उस काम को ख़त्म होने में। तो वो हमें वो दिन बताने हैं जिसमें एक्चुअल में क्या काम को ख़त्म किया जाना था,
काम को क्या किया जाना था, ख़त्म किया जाना था, वो दिन बताने हैं। तो हम ये एक एपी बनेगी क्योंकि फर्स्ट डे क्या थे 150 वर्कर। मार्कर चेंज कर लो ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, क्वेश्चन क्या था आंसर क्या था। 150 वर्कर। सेकेंड डे क्या हुए 4 वर्कर चले गए 148, फिर 4 वर्कर चले गए तो 142, सो ऑन है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू तो निकालनी है, यहाँ पर एन कितने होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले क्या थे 150 वर्कर्स थे और उनको क्या था कितने दिन में काम ख़त्म करना था। हम ये मान लेते हैं जो बाद में वर्कर के जाने के बाद जो टाइम लगा ना वो एन डेज है। क्या एन डेज है, तो अब क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 d। क्या हुआ n/2। ये वो वर्क है जो क्या करेंगे, इस वाली एपी को जब हम लिखेंगे, इस वाली एपी को जब हम लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n-1 d, यही एपी का फॉर्मूला होता है। तो ये तो वो दिन है जब वर्क, ये तो टोटल क्या होगी ये डेज आ गए, पर जब 150 सारे के सारे मजदूर जब काम में लगे हुए थे तो उस टाइम में काम कितने दिनों में ख़त्म होना चाहिए था, 8 कम दिनों में, क्योंकि बाद में तो 8 ज़्यादा डेज लगते हैं पहले। अगर अब इस केस में n वर्कर लग रहे हैं तो जब सारे के सारे मजदूर काम करें और कोई छोड़ के ना, तो उस केस में क्या होगा 8 दिन कम लगेंगे, तो मैंने n-8 कर दिया। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हुई आपस में बराबर होगी। आई होप आप सबको समझ आया हो ना कि यहाँ पर n-8 क्या लिए, क्योंकि यहाँ पे किया हुआ है स्टार्टिंग में 150 मजदूरों को काम दिया हुआ था, पर कुछ दिन 4 दिन सेकंड डे क्या हुआ 4 मजदूर छोड़ गए और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ 4 और मजदूर छोड़ गए और ऐसे चलता रहा। इस कारण क्या हुआ उनको काम खत्म करने में 8 ज़्यादा दिन लगे। तो इस वाली अगर हम सीरीज से देखें तो एपी बनेगी और इसकी वैल्यू ये होगी, पर अगर 150 मजदूर ही काम करते तो उस केस में क्या टाइम लगता, उस केस में हमें एंडेज, उस केस में हमें क्या लगते हैं एंडेज ही लगते हैं ऑब्वियसली। पर ये क्या हुआ यहाँ पर n-8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 8 मजदूर 8 डेज कम लगते ना उस टाइम में, क्योंकि अगर छोड़ के जाते तो 8 दिन ज़्यादा लगते, अगर छोड़कर नहीं जाते, छोड़कर जाते तो 8 दिन ज़्यादा लगते। उस केस में टाइम क्या था n डेज लग रहे थे, पर अगर छोड़कर नहीं जाते तो कितना टाइम लगता है n-8 डेज लगता है। तो इसलिए n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कितने दिन लगेंगे, तो 150 n-8 n/2 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, 150 इंटू 2 200 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है -4 आ गई, ठीक है। तो 150, तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा 4, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2 को उधर की साइड ले जाते हैं n-8, ये 300 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया n4 और अंदर क्या बच गया 75 माइनस n+1 ये रह गया। तो n से ये n है, n से ये कट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा 75n। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 75n तो ये 75n से आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास n² इधर आ गया और ये हो गया -n और 75 इंटू 8 क्या हो गया 8 5 जा 40 और ये 600 हो जाएगा = 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे n² माइनस n माइनस 600 = 0, तो आप लिखोगे n² माइनस 25 n² माइनस 25n माइनस 24n माइनस 600 = 0। या आप इसको ऐसे करो नेक्स्ट पेज पे कर लो 25n माइनस 24n माइनस 600 = 0, यहाँ पे प्लस का आएगा।
तो n की वैल्यू क्या आ गई 25 या नेगेटिव का 24, ये तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो ये तो क्रॉस हो जाएगी। नेगेटिव के डेज तो हो नहीं सकते जिसमें काम खत्म हुआ, तो ये वाली आंसर हमारी प्रॉपर होएगी। मजदूरों के चले जाने के कारण जितने दिन में काम खत्म हुआ ये वैल्यू वो होएगी, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे एक्चुअल में दिन कितने लगने थे तो 25 - 8 जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप टिक मार्क कर लेना। अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास कि a रेट टू द पावर n प्लस b रेट टू द पावर n अपॉन a रेट टू द पावर n - 1 प्लस b रेट टू द पावर n - 1 इज एन अरिथमेटिक मीन फॉर विच वैल्यू ऑफ n। मतलब ये एक क्या है, समांतर माध्य है, ये एक समांतर माध्य है या अरिथमेटिक मीन है n की किस वैल्यू के लिए। तो सॉल्व करने को आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, पर यही क्वेश्चन हम जियोमेट्रिक मीन में भी करेंगे और यही क्वेश्चन हम हार्मोनिक मीन में भी करेंगे। पर हर टाइम क्या होता है, n की वैल्यू चेंज हो जाती है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो n की वैल्यू देखो, अगर आप n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो am के केस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस वाली इक्वेशन में रख दोगे a प्लस वी और a 1 - 1 b 1 - 1, तो a प्लस बी अपॉन 2 आ गया हमें। ये एक अरिथमेटिक मीन होता है, तो इसलिए इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम यही क्वेश्चन हम हार्मोनिक मीन में करेंगे तब वहाँ पर n की वैल्यू अलग होएगी, ज्योमेट्रिक मीन में करेंगे तब वहाँ पर भी n की वैल्यू अलग होएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पी टर्म है जिसकी वैल्यू 1/q है, क्यूथ टर्म है जिसकी वैल्यू 1/p है, तो पी क्यूथ टर्म की जो सम होगा वो क्या होता है, ये आप डायरेक्ट ही वैल्यू लर्न कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पे रख के देख लो a प्लस p - 1d इज इक्वल टू 1/q, a प्लस q - 1d इज इक्वल टू 1/p, और फिर इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेना है ए और डी की और फिर सबका सम निकाल लेना। पर मैंने आपको डायरेक्ट ही लिख दिया, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, हाफ इसका मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस 1 ये वैल्यू आती है, चाहिए यहाँ पे टी पी की कोई वैल्यू भी दे रखी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है एज ए फॉर्मूला, आप इसको क्या करो लर्न कर लो अगर ये वैल्यू दी हो। ऐसी अगर पी टर्म्स का सम क्यू टर्म्स के सम के बराबर हो और ये एक क्या हो ए पी हो, तो उस केस में पी टर्म्स का सम और क्यू टर्म्स का सम क्या होता है हमारा, ऐसे नहीं होगा, इसको आप लिखो एस पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा 0। तो ये भी एक चाहिए, आप फॉर्मूला मान लो या कई बार आपको वैल्यू दी होती है तो उस केस में भी आप निकाल सकते हो, तो ये भी कई बार पूछा गया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और आप इसको एज ए फॉर्मूला मान के लर्न करो या कैसे भी लर्न कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है, बिटवीन 1 और 31 के बीच में हमें कितने नंबर दिए हैं, 1 और 31 के बीच में हमें हम नंबर्स डाले गए हैं इस तरीके से कि क्या जो सीक्वेंस बने ना वो भी एक एपी बनेगा, और 7th और m-1th नंबर का जो रेशो है वो 5:9 है। तो हमारी एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बनेगा, आप ऐसे लिखो इसको 1 फिर क्या a1 a2 डैश 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 am और क्या हुआ 31 क्या हुआ, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है, इनके बीच में क्या है अरिथमेटिक मीन डाले हुए हैं, रेशो क्या है एंड द रेशो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर। तो मैंने क्या किया, m अरिथमेटिक मीन ले लिए हैं क्योंकि हमसे m-1 की वैल्यू दी हुई है दो नंबर्स के बीच में, तो a7 और m-1 की वैल्यू हमें दी हुई है क्या है 5/9, और वैसे क्या होती है a प्लस 7d और ये क्या हो जाएगा a प्लस m-1d। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर साइड में d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d की वैल्यू क्या होगी, d क्या होता है b - a,
31 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस 1। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी m, हाँ d की वैल्यू मान लो आप, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन m प्लस 1। तो ये वैल्यू उठाकर अब हम यहाँ रख देंगे। तो 5/9 a की वैल्यू 1 प्लस 7 30 m प्लस 1, और ये 1 लिख लो, इसकी a की वैल्यू 1 है ना, 1 प्लस m माइनस 1 30 m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। तो अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को फर्दर खुद सॉल्व करना, क्योंकि सिर्फ सॉल्व ही करना है, आपको क्या निकालना है ये यहाँ से हटा दो जी, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया 5/9। m की वैल्यू निकाल लेना, और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी ये मैं लिख देती हूँ, 14 आएगी यहाँ पर m की वैल्यू। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 14 आएगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैंने, या इससे पहले भी जो एपी की वीडियो बनाई है उनमें सारे क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे, कोई टीचिंग एग्जाम में या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे के सारे वही लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।